अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे वो बांग्लादेश के बगैर मुकम्मल नहीं होते कि हसीना वाजिद ने बहसीत वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर दिया है और क्या वजूहात बनी, और जो वहाँ के आर्मी चीफ़ हैं वो हसीना वाजिद के साथ थे या मुखालिफ साइड पे खड़े थे, और उनका हसीना वाजिद के साथ ताल्लुक़ क्या है। जो दूसरा इशू है वो हम अपने जो ISPR वालों में बात कर लेते हैं। DG ISPR ने आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्यों की है इस पर हम बात करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि 9 मई से साड़ा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तो क्यों ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो तीसरा इशू है वो इंतहाई एक अहम इशू, लाहौर में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि PTI के एक लीडर का मर्डर हुआ है। उस लीडर को किसने मारा है, इंतहाई एक शॉकिंग किस्म की डिटेल्स आ रही हैं उसके हवाले से, और वो हम आज पूरी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज़ जो है वो हसीना वाजिद से करते हैं। हसीना वाजिद जो कि शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फाउंडर थे, उनकी बेटी थी, और पिछले 15 साल से वो इक़्तिदार उनके पास था, वज़ीर आज़म थी, और बड़ा एक लाठी गोली वाली सरकार थी उनके टाइम पर। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो उनके मुखालफिन हैं, उनकी जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात हुए। बहुत सारे लोग जो हैं उनको मार दिया गया, उसमें कोई फ़ौज से भी काम लिया जा रहा था, पुलिस से भी लिया जा रहा था। जो उनकी मुखालफ जो अपोजिशन लीडर थी खालिदा ज़िया, उनको उन्होंने जेल में बंद किया हुआ है और उनको रिहाई नहीं दे रही थी। और अब जो आखिरी इलेक्शन हुआ है ये भी बहुत ही एक एक तरफा इलेक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें अपोजिशन ने मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया हुआ था। अब इस सारे तनाज़र में उधर स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जो कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए, बेसिकली मैं पहले आपसे कोई जिक्र किया था हल्का सा कि उधर कोटा सिस्टम है कि कोई 44% जो जॉब्स हैं वो कोटे में चली जाती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा कोटा जो है वो उन फैमिलीज़ के लिए है कि जिनके बड़ों ने को बांग्लादेश बनाने में अपना किरदार अदा किया। जो उनकी ख्याल में जंग आज़ादी, हम तो उसको सकूते डाका कहते हैं, जो उनके ख्याल में जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया उन्होंने नस्लां भी तर गई हैं, यानी कि उनकी वो बेरोज़गार नहीं फिरते, यानी कि उनको सबसे पहले उनको जॉब्स दी जाती हैं। अब ये है कि ये कोटा जो है ये कोई 2018 में ख़त्म हो गया था, गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। फिर अब इन्होंने कोई हाई कोर्ट से जाके उसको दोबारा रिस्टोर करवा लिया, और जून में इस पर स्टूडेंट्स के मुजाहरे शुरू हो गए, ऐसे टाइम पर कि जब ओवरऑल इकानमी उधर भी ज़रा डाउन जा रही है और ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं, और सरकारी नौकरी में काफ़ी याशी हैं और मराद काफ़ी हैं, और इस वजह से लोग सरकारी नौकरी को प्रेफर भी करते हैं, और बाद में ये जी कि रिटायरमेंट के टाइम पेंशन भी मिल जाती है। अब उस पर मुजाहरे शुरू हुए, और उसके बाद मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो दोबारा से वो कोटा अबालिश कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको कम कर दिया जाए, और कोई 7% कोटा 44% से 7% पे आ गया, और उसमें उन्होंने कहा कि 5% जो हैं वो वार वेटरन्स की फैमिलीज़ के लिए रख दिया जाए, जो जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया था, उनकी फैमिलीज़ के लिए, और कोई 2% जो है कोई और लोगों के लिए रख दिया गया। लेकिन अब स्टूडेंट जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान आज के दिन तक 300 लोग मारे गए हैं, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं। उन्होंने कहा कि इनके कातलों को सज़ा दी जाए, और साथ ही उन्होंने हसीना वाजिद के रिज़ाइन का भी मुतालबा किया। हसीना वाजिद, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिछले 15 साल से पूरा एक जो ज़बरदस्ती लोगों पर उन्होंने काफ़ी अपने जो मुखालफिन हैं उन पर मुज़ालम डाए हैं, जिसमें उधर की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जिसकी खालिदा ज़िया हैं, और साथ ही जमात इस्लामी, इन दोनों को टारगेट किया जा रहा था। और बाकी लोग जो हैं वो भी इनसे तंग आए हुए थे, जिस तरह ह्यूमन राइट अब्यूज़ के मामला काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो एक लावा पक रहा था, जिसको एक स्टूडेंट मूवमेंट की शक्ल में उसको एक वो शोलों में तब्दील हो गया। अब ये है कि ये किसी ने नहीं ख्याल किया था कि अब उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया था, उधर सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगी हुई थी। अब ये किसी ने सोचा नहीं था कि आज लोग जो हैं फिर निकलेंगे। वो निकले, उन्होंने कहा चलो जी वज़ीर आज़म हाउस, और उसके बाद हसीना वाजिद जो हैं उसने उसको अपनी जान के लाले पड़ गए कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो पहले जाने से पहले को तकरीर करना चाह रही थी, उन्होंने कहा बीबी निकल इथों निकल है, आगे नहीं मार देंगे।
और वो उन्होंने उसको हेलीकॉप्टर पर बिठाया और वो चली गई। और पहले वो गई अगरतला में। अगरतला जो है वो इंडिया का एक वो शहर है, आपने अगरतला साजिश का नाम सुना होगा, जिधर 1968 में मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान के जो साथी थे उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिल के अलहदा पाकिस्तान मुल्क के लिए कोई साजिश की, जिस पर अगरतला साजिश केस बना और उस केस में मुजीबुर रहमान भी अंदर आ गए। उस टाइम ये बात होती रही कि जी मुजीबुर रहमान का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, शेख मुजीबुर रहमान का, लेकिन उनके बाद में साथियों ने भी माना जी कि वो इसी सिलसिले में हमने जो भारतीय फ़ौज है उसके साथ साजबात की थी और अलहदगी के लिए हम उनकी जो एक हमें मदद चाहिए थी तो वो हम उस सिलसिले में कर रहे थे। अब ये है कि इधर से वो आगे दिल्ली गई हैं, आगे जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि वो फ़िनलैंड में जाएंगी। अब इस दौरान जो है आर्मी चीफ़ ने, उधर के आर्मी चीफ़ ने सारी पावर्स उसके पास चली गई हैं और उसने हसीना वाजिद को भेजा और उन्होंने कहा जी कि अब केयर टेकर सेटअप आएगा। अब वो किस तरह का सेटअप आएगा, आम तौर पे तासर ये होता है कि इस तरह की तहरीक के पीछे क्या उधर का आर्मी उसके पीछे है, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। मैं तो जो बंगाली जो जर्नलिस्ट हैं उनसे पूछा है, उनका ये ख्याल है जी कि बड़ी एक देसी किस्म की मूवमेंट है, बड़ी जेन्युइन है, यानी कि इसको कोई ऐसी स्पॉन्सर्ड मूवमेंट नहीं थी स्टूडेंट्स की। बाकी ये जो आर्मी चीफ़ हैं ये कोई एक हफ्ते एक महीने के अंदर ही लाइमलाइट में आ गए हैं। ये कोई आप समझें कि जून में इसकी अपॉइंटमेंट हुई है। और जो जनरल वक़ारुज़्ज़मान जो हैं ये पहले हसीना वाजिद के पहले पिछले जन्म में, मतलब ये है कि कुछ साल या किसी और पहले ओहदे पर जब थे तो उस टाइम वो इनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं और अभी इनको बनाया गया। और ये एक दूसरे आर्मी चीफ़ के दामाद भी हैं जिनका नाम था जनरल मुस्तफ़ीज़। जनरल मुस्तफ़ीज़ जो हैं उनको 1997 में आर्मी चीफ़ बनाया गया था और हसीना वाजिद ने बनाया था। हसीना वाजिद ने क्यों बनाया था कि जो जनरल मुस्तफ़ीज़ है ये 1971 की जो जंग जिसको वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं उसमें भी वो शरीक था और इसके अलावा वो शेख मुजीबुर रहमान का रिश्तेदार भी था। शेख मुजीबुर रहमान की एक कज़न है तो जनरल मुस्तफ़ीज़ जो है वो उसका मियाँ था और इस तरह हसीना वाजिद के साथ भी ताल्लुक़ था तो एक रिश्तेदारी भी थी। ये मैं आपको बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हसीना वाजिद ने उधर भी फ़ौज 3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है। जो उनके शेख मुजीबुर रहमान थे जो जिसको अपना फाउंडर भी कहते हैं, उसको भी उधर फ़ौज ने मारा था 1975 में। और फ़ौज आई थी और उस टाइम जो है जनरल ज़ियाउर रहमान जो कि खालिदा ज़िया जो कि अपोजिशन लीडर है उसके मियाँ थे और उन्होंने उनको वो पहले आके उन्होंने इक़्तिदार संभाला, फिर उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली। उसके मरने के बाद हम उनकी बेटी जो है वो बेगम पार्टी चला रही थी खालिदा ज़िया। इसी तरह ये जो हसीना वाजिद है, हसीना वाजिद की पूरी फैमिली फ़ौज ने मार दी थी 1975 में। ये 2 बहनें थीं हसीना और रेहाना, ये उस टाइम मुल्क से बाहर थीं, गालिबन जर्मनी में थीं, तो ये इस तरह से बच गई। अदरवाइज़ इसके कोई 3 भाई थे वो भी मार दिए, कोई छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी उस टाइम फ़ौज ने नहीं छोड़े थे। अब ये है कि फ़ौज के साथ इसका जो हसीना वाजिद का ताल्लुक़ है वो कुछ इस तरह से था कि एक तरफ से उसकी पूरी फैमिली मरी हुई थी फ़ौज के हाथों और दूसरी तरफ उसको फ़ौज की ज़रूरत भी थी तो उसने एक इनके साथ कोऑप्ट भी किया और फिर ऐसे लोगों को वो आगे लेकर आई ताकि उसके लिए मसला ना पैदा हो। तो जनरल मुस्तफ़ीज़ जो हैं उनको भी इसी तरह लगाया गया कि अपना रिश्तेदार है। फिर बाद में एक और जनरल अज़ीज़ था उसको लगाया, ये जो अभी 15 साल रही हैं उस दौरान। और वो जनरल अज़ीज़ जो है वो भी उसके जो भाई हैं वो हसीना के जो हैं गनमैन थे और इनके बड़े लायलिस्ट समझे जाते थे और वो इधर पाकिस्तान बांग्लादेश में कत्ल करके बैरून मुल्क फ़रार हुए थे, उधर से बांग्लादेश में बंदे मरवाते थे। बहुत ज़्यादा एक टेरर था इनका और वो आर्मी चीफ़ जो है वो भी अपने भाई को सपोर्ट करता था और हसीना वाजिद जो हैं इनके जो मुखालफिन हैं अगर कोई उनको बंदा मरवाना होता तो वो आर्मी चीफ़ का भाई मारते थे। अब ये जो मौजूदा वाला जनरल वक़ार ज़मान, ये जनरल मुस्तफ़ीज़ जो कि पहले आर्मी चीफ़ रह चुके हैं 1997 से लेकर 2000, उनके बेटे हैं और उस लिहाज से ये एक तरह से जो हसीना वाजिद के रिश्तेदार भी हैं। अब बज़ाहिर ये लगता है कि इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है कि 1 महीना आए, चले हमने मान लिया कि रिश्तेदारी जो है वो पावर से बड़ी नहीं होती, पावर जो सबसे ज़्यादा किसी को अट्रैक्ट करती है, लेकिन अभी उसको आए हुए 1 महीना नहीं हुआ बल्कि 2 महीने। अब मुश्किल से कह लें कि अगर 3 जून को आया तो 3 अगस्त हो गया, यानी कि 2 माह हो गए। तो उसने अभी ये किया है कि
हसीना वाजिद को निकालने की कोशिश की है। अगर कोई और आर्मी चीफ होता तो हो सकता है कि वो, अगर को उसके मुखालफत चल रही होती, तो जो मौजूदा सिनेरियो बना है मेरा ख्याल है कि इसमें वो हसीना वाजिद को गिरफ़्तार कर लेते और उसको बाहर जाने ना देते। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि उसने एक तरह का सेफ़ एग्ज़िट दिया है हसीना वाजिद को। आगे हसीना वाजिद का क्या फ्यूचर है वो तो नज़र नहीं आ रहा। आगे क्या जो अबूरी सेटअप आएगा उसमें क्या फ़ौज हसीना वाजिद का ही उसके ही रिकमेंडेड लोग जो हैं उनको लेकर आती है, या जो अपोजिशन के लोग हैं उनको लेकर आती है। बज़ाहिर ये लगता है कि अब इनको खालिदा ज़िया को छोड़ना पड़ेगा। खालिदा ज़िया काफ़ी देर से वो हाउस अरेस्ट है। वो इलेक्शन से पहले कहीं बैरून मुल्क जाना चाह रही थी, वो कह रही थी मैं बीमार हूँ, लेकिन इन्होंने उसको नहीं जाने दिया था। दूसरा जो है डॉक्टर यूनुस है, उधर उनके एक इकानमिस्ट हैं जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं, वो भी एक अब काफ़ी पॉलिटिकल हो चुके हैं, तो वो भी एक अभी वो एक थ्रेट समझे जाते थे हसीना वाजिद को। मे बी यानी कि उनको भी आगे कोई रोल मिले तो आने वाले दिनों में सिचुएशन बड़ी एक इंटरेस्टिंग होगी। नाज़रीन, इसमें सिर्फ एक सबक जो मैं आपको देना चाहूँ, पहले बात काफ़ी लंबी होगी इस इशू पे, कि आप देख लें कि वो शेख मुजीबुर रहमान जिसकी हम मिसाल देते थे जी, कि शेख मुजीबुर रहमान और मैंडेट की मिसालें देते थे, फ़ौज को हम कहते थे कि फ़ौज जो है वो इनको इनके मैंडेट का एहतराम नहीं करती। एक तरफ हमारा फ़ौज का मसला है, दूसरी तरफ हमारे जो लीडर हैं उनका मसला देख लें। हमारे से मतलब ये है कि इधर उधर मिलते जुलते ही हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो है उसने भी एक बलवाइयों का एक पूरा जत्था होता था जिसके ज़रिए उसने हुकूमत करने की कोशिश की, और बहुत ज़्यादा करप्शन और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे इन कामों में इन्वॉल्व थे। और फ़ौज को अल्टीमेटली वो फ़ौज क्या तो मर गया। अब उसकी बेटी आई, और बेटी ने, एक तो होता है ना कि हम जब जमहूरी लीडरों की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि उनको जमहूरी भी होना चाहिए। उसकी बेटी जो है उसने भी एज अ अथॉरिटेरियन रूलर काम किया है। तो जो जमहूरियत है सिर्फ फ़ौज को पीछे धकेलने से नहीं आएगी। हमारे जो अपने लीडर हैं इनको अपने रवैये में भी जमहूरियत पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके जमहूरियत आएगी। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे जो महबूब DGISPR है उन्होंने आज 2 हफ्ते बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है, और उन्होंने कहा जी कि जो भी बात हो ना, 9 मई तक कोई तब्दीली नहीं आई, और इस पर जो है फ़ौज का मौक़िफ़ वही रहेगा। इसका मतलब ये है एक, और साथ जो है उन्होंने डिजिटल टेररिस्ट जो है उनकी बात किया, और उन्होंने कहा कि उनके रास्ते में जो उनको एक इंसाफ के कटहरे में लाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कानून है। कानून का मतलब, कानून का उनका मकसद जो इशारा गालिबन इस तरफ है कि जो मौजूदा कवानीन है उनके तहत एक्शन नहीं लिया जा पा रहा। अब सवाल ये है कि उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो इसके बारे में जो मैंने चेक किया, उनका ये ख्याल है जी कि हम जब ये हमारा मौक़िफ़ नहीं आता तो जो एक दूसरी साइड है उसका मौक़िफ़ चलता रहता है, तो हमें हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई इस पर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले इन्होंने किया है, तो अब जो है दोबारा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरा, जो 9 मई पे वो बार बार याद दहानी कराते हैं, उसके बारे में वजह यह है कि इमरान खान ने जो आजकल वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं कि मैं फ़ौज के साथ बात करना चाहता हूँ, साथ उन्होंने कहा कि मैं जो है ना फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होना बड़ी हमाकत है, और मेरी भी बड़ी हमाकत थी। तो इसके हवाले से जो एक आम तासर जाता है वो ये जाता है जी कि फ़ौज के उनके साथ मामला ठीक होने जा रहे हैं, और जो DGISPR आके फिर वो रंग में बंग डालते हैं। वो कहते हैं जी कि नहीं 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 क्या सुलह नहीं हो सकती। तो लिहाजा यानी कि उन्होंने ये 9 मई का जो जिक्र है, इमरान खान जो है वो 8 फरवरी पे अटके हुए हैं कि जी वो जब तक मेरे मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता तो आगे बात नहीं चलेगी। ये जो है वो 9 मई पर अटके हुए हैं जी कि 9 मई का जो मामला है ये जब तक इस पर जो मुजरमों को एक इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाएगा तो बात आगे नहीं चल सकती। तो लिहाजा दोनों की अपनी अपनी रेड लाइन है, तो ये बात आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। बेसिकली ये जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले में याद दहानी है कि 9 मई का, उसका मतलब ये है कि हमारी इमरान खान के साथ अभी सुलह के कोई चांसेस नहीं है। तो लिहाजा लोग जो है ना वो इनकी बातों में ना आए। इमरान खान क्यों कर रहे हैं? इमरान खान जो हैं वो को फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, और जो मैंने आपको बताया था पिछले दिनों जो सोशल मीडिया के हवाले से इनको काफ़ी डोसियर मिला है, यानी कि जो कि इन्फॉर्मेशन की हद तक तो काफ़ी डैमनिंग किस्म की चीज़ें हैं। अब उनको कानूनी तौर पे उनका क्या हो सकता है ये नहीं आइडिया, और गालिबन इसी वजह से उनकी उसमें DGISPR की अपनी बेबसी का इजहार है, जिधर वो कह रहे हैं जी कि कानून जो है मौजूदा कानून के तहत कुछ हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि हमने काफ़ी एविडेंस कलेक्ट की है, और इसके बावजूद अगर जो रऊफ़ हसन है और जो दूसरा एक और लड़का है उसको अगर अदालत ने छोड़ दिया है या इस मामले में उनको बरी कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे।
तो नाजरीन, आगे हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंतहाई एक इंकशाफात से भरपूर है और बड़ा शॉकिंग किस्म के इंकशाफात हैं। आपको बताया था शाहिद सिद्दीक जो एक पीटीआई के कोई एक वाइस प्रेसिडेंट थे लाहौर से, और वो एक हॉस्पिटल है, इकरा हॉस्पिटल, और उनको पिछले जुम्मा को उनका मर्डर कर दिया गया। और मैंने उस दिन पुलिस वालों से पूछा था, आपको ही बताया था, वो कह रहे थे जी कि इसकी कुछ सियासी वजूहात तो नहीं लगती, ये कोई और ज़ाती लड़ाई लगती है। अब यह है कि उसके बारे में जो इतलात आई हैं वो बड़ी खौफनाक आई हैं। इतलात ये आई हैं कि उनको मरवाने वाला उनका बेटा था, जी, उनका बेटा, और उनका बेटा है कोई 26-27 साल का, और उसने क्यों मरवाया, वो एक ख़ातून थी, कोई एक मॉडल है जो कि उसकी उम्र से भी कोई 11-12 साल बड़ी है। ये उसके साथ शादी करना चाह रहा था और बाप जो है उसको शादी से मना कर रहा था, और ये झगड़ा इनका कुछ देर से चल रहा था। और ये आपको याद होगा कि मैंने पहले बताया था कि इस पर, इससे शाहिद सिद्दीक साहब पर पहले भी कोई हमला हो चुका है। तो उस हमले के बारे में भी अभी ये पता चला है कि वो भी बेटे ने कराया था और उस दिन बाप बच निकला। अभी शायद ये नहीं कि उसने उस दिन वो मार नहीं सके, या इसका ये ख्याल हो कि इस तरह को डराऊंगा तो बेटा जो बाप है वो मेरी बात के बारे में ज़्यादा इंक्लाइंड होगा और बात मान जाएगा। अच्छा, इससे भी जो एक बड़ा इंकशाफ वो ये है कि इस काम के लिए उसने कातिल हायर किए। अब कातिल कौन हायर किए कि एक कोई एक्टर है, एक्टर का नाम है शहरयार। शहरयार जो है, शहरयार वो इसको कायल करता रहा कि अगर कोई बंदा मरवाना है या अपने अब्बा जी को मरवाना है तो मुझे बताना। अब ये देखें, मैं तो इस चीज़ को इमेजिन करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये किस तरीके से बेटा प्लानिंग कर रहा है, और आगे एक और बंदा है अभी जो है, यानी कि सस्पेंस अभी बाकी है। अभी इससे भी एक बड़ा सरप्राइज़ है कि एक दूसरा बंदा है, वो कह रहा है कि अगर कोई बंदा मरवाना है तो दसना, और वो किसके ज़रिए मरवा रहा है, उसका अपना अब्बा जो है, यानी कि वो इस काम में मुलव्वस है, यानी कि अब्बा जो है, यानी कि वो किराए का कातिल बना हुआ है केस का, शहरयार का। और ये जो मालूमात हैं सारी ये पुलिस ने इकट्ठी की, और घर वालों को कुछ शक था बेटे पर, लेकिन उनका नहीं ख्याल था कि कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप ले जाएगा। लेकिन जो उस जाए वकूआ में गाड़ी इस्तेमाल हुई, उसको इन्होंने ट्रेस करते करते वो उधर तक पहुँचे, शहरयार के घर। शहरयार के जो उन्होंने कहा जी कि हम तो उस दिन हमने को गाड़ी कराई थी, हम तो फ़लाँ जगह पे कोई रिश्ता देखने गए हुए थे। और फिर ये था कि शहरयार की वालदा के बारे में था जी कि शहरयार की वालदा वो तो रिश्ता देखने गई हुई थी, तो इस गाड़ी पे तो लिहाजा ये तो किसी और जगह पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। फिर इन्होंने कोई मज़ीद जो उसका कोई कॉल रिकॉर्ड वगैरह निकलवाया, तो पता चला कि माँ 3 दिन की कार बैठी, यानी कि उसके नाम पर गाड़ी निकलवाई, ख़ुद जो है गाड़ी नहीं ली। और अब्बा जी जो है, यानी कि वो शहरयार के अब्बा, वो इस काम में मुलव्वस हैं। और अब्बा जो है, यानी कि वो पहले कोई कार चोरी की वारदातों में भी, काफ़ी दर्जनों वारदातें उनमें मुलव्वस है। तो ये बड़ी एक शॉकिंग किस्म की डिटेल है कि जिसमें बेटा जो है वो अपने बाप को मार रहा है, दूसरा एक बेटा है वो अपना उसका बाप कातिल है या हार्ड असैसिन है, किराए का कातिल है, और वो अपने बेटे के ज़रिए आगे क्लाइंट भी ढूंढता है, और बेटा और बाप जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। और बल्कि मुझे पता चला कि जो पहले वाला वाक़या था जिसमें इस पर शाहिद सिद्दीक साहब पर अटैक हुआ था, वो जो शहरयार का चचा है उसने किया था, यानी कि पूरी फैमिली इस काम में मुलव्वस है। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इस तरह की औलाद से भी माफ़ फरमाए, और इस तरह के दोस्तों से भी माफ़ फरमाए, और इस तरह के जो शरपसंद और इतने कोई सिक माइंडेड लोग हैं, अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को उनसे महफूज रखे, अगरचे वो हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।